और आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे यूपी की राजनीति की बड़ी खबर के साथ। बंगाल चुनाव में जीत का परचम लहराने के बाद अब बीजेपी ने अपना पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर शिफ्ट कर दिया है। 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव होने हैं और जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी को धार देते हुए आज योगी मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। योगी कैबिनेट में जिन मंत्रियों को शामिल किया गया है और जिनको प्रमोशन मिला उनके नाम भी बताने के लिए काफी है कि यूपी में अभी से ही जातिगत समीकरणों को सेट करने की पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। और यह मंत्रिमंडल विस्तार सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले को कैसे चुनौती दे रहा है, देखिए। 27 के चुनावी पथ पर योगी का टचडाउन, यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार, बाबा के ब्रह्मोस तैयार, मिशन 27 की बारी, पीडीए बनाम पीडीए की तैयारी। पश्चिम बंगाल में विजय पताका फहराने के बाद अब बीजेपी का अगला मिशन यूपी है और यूपी में नॉकआउट के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम को और मजबूत कर लिया है। योगी कैबिनेट का दूसरी बार विस्तार किया गया। योगी कैबिनेट में 6 नए चेहरों को शामिल किया गया। साथ ही अजीत पाल और सुमेंद्र तोमर का प्रमोशन हुआ। नए बनने वाले मंत्रियों में एक ब्राह्मण, 3 ओबीसी और 2 दलित वर्ग से हैं। अनुराग या देश के बिना। योगी सरकार के इस विस्तार में सबसे ज्यादा ध्यान पिछड़े और दलित वर्ग पर दिया गया है। यूपी में बीजेपी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि सरकार में हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। सरकार और स्पीड से काम करेगी। 6 लोग जब और लग जाएंगे तो उसमें फिर 54 से 60 लोग मिलकर के काम करेंगे। डबल इंजन की सरकार जो है हर स्तर पर उसकी कोशिश ये है कि प्रदेश में सर्वांगीण विकास हो और उसके लिए जहां जैसी आवश्यकता पड़ती है निर्णय लिया जाता है। बीजेपी का मानना है कि लोकसभा चुनाव 2024 में पिछड़े और दलित वोटों का एक हिस्सा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की तरफ गया था। अब पार्टी उसी वोट बैंक को फिर से अपने साथ जोड़ने की कोशिश में जुटी है और योगी मंत्रिमंडल विस्तार को समाजवादी पार्टी के हिट फॉर्मूले पीडीए की काट के तौर पर भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में बीजेपी के पास 258 विधायक हैं। इनमें से 45 राजपूत, 42 ब्राह्मण, ओबीसी के 84, एससी के 59 और अन्य सवर्ण विधायकों की संख्या 28 है। जानकारों का मानना है कि अब बीजेपी पीडीए के जवाब में सबका साथ सबका विकास के अपने पुराने नारे को नए तरीके से मैदान में उतार रही है। पार्टी ये दिखाना चाहती है कि ये सिर्फ चुनावी नारा नहीं है बल्कि सत्ता में भी सभी वर्गों को हिस्सेदारी दी जा रही है। ये चतुर्मुखी विकास के लिए कृत संकल्प है। उत्तर प्रदेश विकास के पैमाने पर नंबर 1 पर आए और सर्वस्पर्शी सर्वग्राही उद्देश्य के लिए हम सब काम कर रहे हैं। यही नहीं, टीम योगी ग्राउंड लेवल पर भी काम कर रही है और मिशन 27 के लिए बीजेपी का ABCD प्लान भी तैयार है। ए कैटेगरी यानी वो सीटें जहां बीजेपी भारी मतों से जीती, यहां पुरानी टीम ही एक्टिव रहेगी। बी कैटेगरी 2017 में हारी लेकिन 2022 में जीती सीटें, जहां बूथवार एनालिसिस किया जाएगा। सी कैटेगरी जहां दूसरे दल से आए प्रत्याशी जीतकर बीजेपी में आए, यहाँ देखा जाएगा कि जीत प्रत्याशी की वजह से हुई या पार्टी की वजह से। और डी कैटेगरी में मुस्लिम बाहुल्य इलाके की जीत जैसे रामपुर और कुंदर की, यहाँ के लिए अलग रणनीति बनाई जाएगी। बीजेपी का मकसद साफ है और वो है यूपी में जीत की हैट्रिक। दरअसल 2027 विधानसभा चुनाव से पहले इसी साल प्रदेश में पंचायत चुनाव भी होने हैं और दोनों ही मोर्चों पर बीजेपी को बड़ी जीत हासिल करनी है, जिसे देखते हुए इस कैबिनेट विस्तार को बेहद अहम माना जा रहा है। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से चार्ज है और इसकी वजह है बंगाल में 4 मई को आए चुनावी नतीजे। बीजेपी ने न सिर्फ अपना असम का किला बचाया बल्कि बंगाल की सत्ता पर पहली बार भगवा लहराया कब्जा भी किया। दरअसल बंगाल से लेकर असम तक भगवा रंग लहरा रहा है। कल बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने सीएम पद की शपथ ली। अब असम में एक बार फिर से हेमंत बिस्वा शर्मा की ताजपोशी तय हो चुकी है। असम में 12 मई को नई बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण होगा और इससे पहले पार्टी ने बड़ा फैसला लिया कि हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हेमंत का नाम बीजेपी की विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से फाइनल किया गया है और जेपी नड्डा ने हेमंत बिस्वा के नाम का ऐलान कर दिया है। तो 2026 के विधानसभा चुनाव में बंगाल और असम के साथ तमिलनाडु ने भी इतिहास रचा। तमिलनाडु में 60 साल बाद गैर द्रविड़ पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बना है और सिर्फ इतना ही नहीं, तमिलनाडु में विजय थलपति का पहले प्रयास में ही सत्ता पर काबिज होना भी अपने आप में हैरानी वाली बात है।
और आज जब विजय ने सीएम पद की शपथ ली तो उनके चाहने वालों की खुशी देखने लायक थी। आपको भी दिखाते हैं तमिलनाडु की राजनीति से सामने आई बेहद दिलचस्प तस्वीरें। सी जोसेफ विजय एनुम नान जो काम तमिलनाडु में थलाइवा के नाम से मशहूर रजनीकांत नहीं कर पाए, जो काम सुपरस्टार कमल हसन नहीं कर पाए, तमिलनाडु में वो काम विजय थलापति ने कर दिखाया। सिर्फ 2 साल के अंदर विजय ने तमिलनाडु की राजनीति के धुरंधरों को सत्ता से बेदखल कर दिया। और आज मदर्स डे के दिन कुछ इस तरह विजय ने अपने परिवार और लाखों फैंस के सामने सीएम पद की शपथ ली। सी जोसेफ विजय एनुम नान। तमिलनाडु के इतिहास में 60 साल बाद कोई गैर द्रविड़ दल का नेता राज्य का सीएम बना है, लेकिन विजय के लिए पहली लड़ाई और उसके नतीजे आसान नहीं थे। उन्मयान नंबिकेयुम मारा पत्रम कोंडिर 4 मई को नतीजे आए तब टीवीके के पास 108 विधायक थे। बहुमत के लिए पार्टी को 10 विधायकों की और जरूरत थी। बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए विजय को पूरे 5 दिन भागदौड़ करनी पड़ी। 5 दिन के राजनीतिक ड्रामा के बाद विजय राज्य की कम सीट वाली दूसरी पार्टियों को अपने साथ लाने में कामयाब हुए। सरकार बनाने के लिए कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके और आईयूएमएल का समर्थन मिला, जिसके बाद आखिरकार शनिवार रात सरकार बनाने का फैसला हुआ। विजय ने राज्यपाल को लिखित में समर्थन पत्र सौंपा और चौथी मुलाकात में 120 विधायकों के लिखित समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल ने सरकार बनाने की अनुमति दे दी। ये पहली बार नहीं है जब तमिलनाडु में कोई फिल्म स्टार सत्ता के शिखर पर पहुंचा है। इससे पहले एमजी रामचंद्रन और जयललिता लंबे समय तक तमिलनाडु की सत्ता संभाल चुके हैं, लेकिन विजय थलापति ने पहली बार ऐसी जीत दर्ज कर बड़ा इतिहास रचा है। विजय थलापति ने 2 फरवरी 2024 को अपनी राजनीतिक पार्टी टीवीके का आधिकारिक ऐलान किया था। विजय का टारगेट 2026 का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव था। विजय ने राजनीति के जरिए बड़े स्तर पर लोगों की सेवा करने की बात कही, साथ ही मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था से असंतोष जताते हुए बदलाव की आवाज उठाई। विजय ने साफ कर दिया था कि वो फिल्मों से दूरी बनाकर पूरी तरह राजनीति पर ध्यान देंगे। विजय का चुनाव निशान सीटी है और इसने तमिलनाडु का पूरा सियासी गेम ही बदल डाला है। अब उनकी जीत के बाद तमिलनाडु में हर तरफ सीटी बज रही है। तमिलनाडु के सुपर हीरो विजय जब चुनावी मैदान में उतरे तो उन्होंने वादों की छड़ी लगाई, लेकिन उनके वादे दूसरी पार्टियों से थोड़े अलग थे। इनमें हर महिला को शादी के वक्त 8 ग्राम सोना और रेशमी साड़ी, परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2500 रुपए, हर परिवार को साल में मुफ्त 6 LPG सिलेंडर, जन्म देने वाले हर बच्चे को सोने की अंगूठी, महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा, बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए 3000 रुपए की मासिक पेंशन, हर परिवार को 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा, युवाओं के लिए 5 लाख नई सरकारी नौकरियां और किसानों के लिए सस्ते लोन का वादा भी किया गया। ये वो चुनावी वादे हैं जो तमिलनाडु में गेम चेंजर साबित हुए। जानकारोों का कहना है कि तमिलनाडु में विजय की सुपर हीरो वाली छवि भी काम है, जिसका सीधा फायदा उन्हें मिला और आज वो तमिलनाडु की सियासत के सबसे बड़े हीरो बन चुके हैं। विजय की एंट्री ने तमिलनाडु की सियासत में उस रिक्त स्थान को भरने का काम किया है जो जयललिता और करुणानिधि के जाने के बाद से खाली हो गया था। முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से, जहां महाराणा प्रताप की जयंती कट्टरपंथियों को रास नहीं आई। दरअसल हापुड़ के धौलाना इलाके में बाइक रैली के दौरान अचानक हिंसा भड़क उठी। 2 पक्षों के बीच पत्थरबाजी और तोड़फोड़ से पूरा इलाका दहल गया। इसके बाद योगी फोर्स ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। आखिर कैसे महाराणा प्रताप की जयंती पर नफरती पत्थर बरसे, ये रिपोर्ट देखिए। और ये हंगामा, ये बवाल हापुड़ के धौलाना में हो रहा है। शनिवार को यहां का माहौल भगवा झंडों और उत्साह से भरा हुआ था। मौका था महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जा रही भव्य बाइक रैली का। रैली शांतिपूर्ण ढंग से गांव सिरोधन से देहरा की तरफ आगे बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही काफिला देहरा गांव पहुंचा, वहां एक दुकान पर गुटखा खरीदने को लेकर शुरू हुए एक मामूली विवाद ने चिंगारी का काम किया।
देखते ही देखते विवाद दो समुदायों के बीच टकराव में बदल गया। आरोप है कि माल्यार्पण कार्यक्रम के दौरान दिए गए कुछ भड़काऊ बयानों ने इस विवाद में आग में घी डालने का काम किया और इसके बाद शांतिपूर्ण गांव युद्ध के मैदान में बदल गया। ये हापुड़ का इलाका है जहां पर बीती रात भारी बवाल हो गया। ये महाराणा प्रताप की मूर्ति है, महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जा रही थी। इसी बीच में कुछ तकरीर शुरू हो गई और दो तरफ से दो समुदायों के बीच में हिंसा भड़क गई। दरअसल इसी मूर्ति के पास एक कार्यक्रम हो रहा था। यहाँ से बताया जा रहा है, जो पुलिस के सूत्र हैं, कि कुछ तकरीर दी जा रही थी। उसके बाद दूसरे पक्ष की ओर से यहाँ पर पथराव शुरू कर दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। चश्मदीदों की माने तो उपद्रवियों ने बिना सोचे समझे ईंट पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाया। कई वाहनों के शीशे चकनाचूर हो गए। उपद्रवियों ने न सिर्फ पत्थरबाजी की बल्कि रास्ते से गुजर रहे राहगीरों के साथ भी मारपीट की गई। आलम यह था कि लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। पुलिस के सुरक्षा घेरे को ठेंगा दिखाते हुए उपद्रवियों ने जमकर तांडव मचाया, जिसमें कुछ लोगों को गहरी चोट भी आई। दावा किया जा रहा है कि 4 से 5 हजार की भीड़ रैली के दौरान बाइक और कार से निकल रही थी, तभी ये बवाल हुआ। इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। पुलिस पत्थरबाजों तक पहुंचने के लिए अब टेक्नोलॉजी का सहारा ले रही है। रैली की कवरेज के लिए लगाए गए ड्रोन कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि उन चेहरों को बेनकाब किया जा सके जिन्होंने कानून को अपने हाथों में लिया। उत्तर प्रदेश पुलिस की फोर्स यहाँ डिप्लॉयमेंट काफ़ी हैवी है। शांति बहाल करने के लिए अलग अलग जिलों की फोर्स बुला ली गई है और लॉ एंड ऑर्डर किसी भी तरीके से खतरे में ना पड़े, इसकी व्यवस्था प्रशासन कर रहा है। पुलिस इस मामले में 2 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है। इसके अलावा 8 नामजद लोगों पर दंगा, पथराव, मारपीट और जानलेवा हमले का मामला दर्ज हो चुका है। महाराणा प्रताप जयंती में के तहत यहाँ पे महाराणा प्रताप जी का यहाँ डेरा हुआ करता था, तो उसमें सभी समुदायों के साथ जो है मिलके यहाँ पे जयंती मनाई जा रही थी, जिसमें महाराणा प्रताप जी का जो यहाँ पे मूर्ति है उसका माल्यार्पण का कार्यक्रम था। माल्यार्पण बड़े शांतिपूर्वक तरीके से पूरे सौहार्द से हुआ। उसके बाद से एक लड़का जो यहाँ पे किसी कारण से दुकान पे गया था, दुकान पे किसी कारण से विवाद हो गया और विवाद होने के कारण से फिर उसमें जो है पथराव हुआ। और अब एक बड़ी खबर कृष्ण नगरी मथुरा से है, जहां दिनेश फलाहारी ने एक नई मांग करके बवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल दिनेश फलाहारी महाराज ने सीएम योगी आदित्यनाथ को बाकायदा एक लेटर लिखा और लेटर में कहा कि गोवर्धन अधिक मास मेले में मुस्लिमों को दुकान लगाने की इजाजत न दी जाए। और इस मांग की वजह क्या है और ब्रजवासी इस मांग को लेकर कह क्या रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। एक बार फिर सनातनी आयोजन में मुस्लिम दुकान पर बैन की मांग उठाई गई है। ये मांग उठाई है श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष पंडित दिनेश फलाहारी ने, जिन्होंने सीएम योगी को पत्र लिखकर मांग की है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को दुकान लगाने की इजाजत नहीं दी जाए। गोवर्धन क्षेत्र में किसी प्रकार के सामान बेचने पर रोक लगाई जाए। मेले के हर दुकानदार का पहचान पत्र जरूरी किया जाए। आपको बता दें कि 1 महीने तक चलने वाले इस मेले में लाखों श्रद्धालु गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे। करीब 7 कोसी यानी 21 किलोमीटर के दायरे में ऐसी कई दुकानें हैं जिन्हें हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम भी चलाते हैं। ये लोग परिक्रमा करने के लिए जा रहे हैं। इसके पास में ही यहाँ पर जो दुकानें हैं, यहाँ पर ठाकुर जी के पूजा के लिए माला, यहाँ पर गिरिराज जी पर चढ़ाने के लिए दूध अर्पित किया जाता है। और इसके सामने ये दानघाटी मंदिर है, जहाँ पर भक्त दर्शन करने के बाद परिक्रमा की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर मांग होने लगी है कि यहाँ पर अधिक मास में मुस्लिम समाज की दुकानों को प्रतिबंधित किया जाए, उनको दुकानें ना खोलने दी जाए। फलाहारी महाराज की मांग के पीछे अपने तर्क हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय पहचान बदलकर घुसपैठ करते हैं, भगवान के प्रसाद पर थूक कर उसे पवित्र करते हैं, फूल माला और दूसरी पूजन सामग्री को दूषित करते हैं। साथ ही लव जिहाद जैसी घटनाओं की आशंका रहती है। हालांकि गोवर्धन क्षेत्र में दुकान चलाने वाले कारोबारी दिनेश फलाहारी की इस मांग से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका मानना है कि आम लोगों के बीच हिंदू मुस्लिम को लेकर ऐसी कोई भावना नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं, किसी के दिमाग में नहीं है। ये कुछ लोग अपना व्यक्तिगत स्वार्थ साधने के लिए कुछ भी स्टेटमेंट देते रहते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं। समाज का कोई भी व्यक्ति हमसे नाराज नहीं है।
भाईचारे का संदेश रहता है। और गोवर्धन में हम तो मुड़िया संतों का भी स्वागत करते हैं, मुड़िया संतों का भी वो किया जाता है स्वागत हमारे द्वारा। ये जो बयानबाजी कर रहे हैं उन्हें आप क्या कहेंगे जी? हम तो मुस्लिम समाज के लोग हैं और हम मुड़िया संतों का भी स्वागत करते हैं। हर वर्ष जो आने वाली मुड़िया पूर्णिमा होती है उनकी तैयारी भी करते हैं, वो भी हमारे लिए काफी कुछ करते हैं। काफी समय से यहाँ रह रहे हैं, हम देख रहे हैं, और ये भी बेचारे दुकान कर रहे हैं, 5-7 दुकान है अपनी मोमडनों की, पर लेकिन सब ये हिंदू की बहन बेटियों को ही चूड़ी पहनाते हैं, चूड़ी का काम है इनका, वैसा काम है, सब जूते चप्पल का उनका नॉर्मल अपने में ही रहते हैं। ये सारे जो हिंदू के जो कार्यक्रम होते हैं इतने भी उसमें चंदा वगैरह सब बाद में सहयोग करते हैं। और अब बात करेंगे धर्म नगरी हरिद्वार की, जहां पर एक बड़ा मुद्दा उठ रहा है। नॉनवेज डिलीवरी के मुद्दे को लेकर यहां संत समाज नाराज हैं। उनकी तरफ से मांग की गई थी कि इस पर बैन लगाया जाए, लेकिन इसके बावजूद कुछ मामले इस तरह के सामने आए हैं, जिसके बाद उनकी तरफ से इसको लेकर नाराजगी जाहिर की गई है। संत समाज में आक्रोश है। क्या कहा गया है, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। वहां से हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जो हिंदू आस्था के खिलाफ गहरी साजिश का संकेत देती है। आरोप है कि हरिद्वार में ऑनलाइन ऐप से नॉनवेज डिलीवरी की जाती है। गंगा क्षेत्र के आसपास भी मांस मदिरा की ऑनलाइन डिलीवरी होती है और इन आरोपों के सबूत के तौर पर यह वीडियो पेश किया जा रहा है। दरअसल धर्मनगरी हरिद्वार में मांस मदिरा की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध है, मगर अखंड परशुराम अखाड़े की तरफ से एक ऑनलाइन ऐप के जरिए जब बुकिंग की गई तो कुछ ही देर में डिलीवरी बॉय नॉनवेज फूड लेकर आ गया और जब डिलीवरी पैकेट खोला गया तो उसमें चिकन बिरयानी निकली। साथ ही दूसरे डब्बे में एक और नॉनवेज फूड आइटम था, जिसे देखकर हिंदू संगठन के सदस्य भड़क गए। दरअसल अखंड परशुराम अखाड़े का कहना है कि उन्हें काफी समय से शिकायत मिल रही थी कि हरिद्वार क्षेत्र में नॉनवेज फूड की ऑनलाइन सप्लाई होती है, जिसके बाद ये प्रयोग किया गया। हालांकि ये जांच का विषय है कि आखिर जिस जगह बुकिंग की गई और जहां से डिलीवरी हुई, क्या वो मांस मदिरा प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है या नहीं। आपको बता दें कि हर की पौड़ी के 5 किलोमीटर के दायरे में मांस मदिरा पर पहले से प्रतिबंध है, लेकिन अब ये नियम पूरे हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में लागू है। 2027 के अर्धकुंभ से पहले पूरे हरिद्वार निगम क्षेत्र में कच्चे मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। सभी मीट शॉप को हरिद्वार शहर से बाहर शिफ्ट किया जा रहा है, मगर फिर भी आरोप है कि कुछ लोग हिंदू आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं और इस साजिश में ऑनलाइन कंपनियां भी मुनाफे के लालच में शामिल हैं। हरिद्वार में आस्था से खिलवाड़ का एक और वाकया सामने आया है, जहां हर की पैड़ी पर एक शख्स एक महिला की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उस पर थूकते हुए गंगा नदी में प्रवाहित कर देता है। और राजनीति में अब रुख करेंगे पाकिस्तान का, जो अपनी करतूतों का हिसाब चुका रहा है। दरअसल उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू इलाके में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। सुरक्षा चौकी को निशाना बनाकर किए गए इस हमले में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए गए। धमाके और गोलीबारी के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। और पाकिस्तान के बिगड़ते अंदरूनी हालातों पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। मुनीर और शहबाज की ज्यादतियों पर बलूचों का गुस्सा पूरी शक्ल ले चुका है, जिसकी तस्दीक कर रही है ये तस्वीरें। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी इलाके बन्नू में शनिवार को एक बेहद खतरनाक हमला हुआ। इसने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को एक बार फिर हिलाकर रख दिया है। खबरों के मुताबिक इस हमले में पहले कार बम धमाका किया गया और उसके तुरंत बाद पुलिसकर्मियों पर घात लगाकर हमला किया गया। धमाका इतना शक्तिशाली था कि पूरी पुलिस पोस्ट ढह गई। इस हमले में 15 पुलिसकर्मियों के मारे जाने की खबर है। ये सिर्फ एक हमला नहीं है, बल्कि उस आक्रोश का नतीजा है जो दशकों से पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों के खिलाफ उबल रहा है। जनरल आसिम मुनीर की सेना ने बलूचों का जो नरसंहार किया, जो जुल्म ढाए, अब उसका हिसाब बराबर किया जा रहा है। हक की इस जंग में बलूच लड़ाके अब कातिल मुनीर की फौज को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे हैं। सवाल है कि आखिर पाकिस्तान से बलूच नाराज क्यों है? तो इसका जवाब है दशकों का नरसंहार, लूट, अनदेखी। बलूचिस्तान जो संसाधनों से अमीर है, वहां के लोग आज दाने दाने को मोहताज हैं। मुल्ला मुनीर की सेना और पाकिस्तानी पुलिस ने बलूच माताओं की गोद सूनी की है। हजारों नौजवानों को गायब कर दिया गया। जब पेट खाली हो और सर पर मौत का साया हो, तो हाथ में बंदूक उठाना लाजमी है। बलूचों को बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा गया। बलूचिस्तान का कोयला और गैस पूरे पाकिस्तान को रोशन करता है, लेकिन बलूच खुद अंधेरे में है। मुल्ला मुनीर के आदेश पर हुए कई ऑपरेशन ने निर्दोष बलूचों का खून बहाया। उसी का बदला लेने के लिए बलोच आर्मी कई सालों से अपने हक के लिए लड़ रही है।
वो पीड़ित नहीं बल्कि योद्धा बनकर उभरे हैं। अपनी आजादी और अपने अस्तित्व के लिए बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान की सेना और पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीते कई महीनों से सेना के जवानों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। 2021 में क्वेटा हमला हुआ, 10 पाकिस्तानी ढेर हो गए। 2022 में केच में हमला हुआ, 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। 2023 में ग्वादर में हमला हुआ, 9 पाकिस्तानी हलाक हुए। 2024 में आत्मघाती हमला हुआ, 74 पाकिस्तानी सैनिक मौत के घाट उतार दिए गए। 2025 जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को बंधक बनाया गया, 30 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। और अब बन्नू का हमला उसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। किसी भी समूह ने तत्काल हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ये उन लोगों का बदला है जिन्हें कातिल मुनीर की फौज ने हाशिए पर धकेल दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान में बलूच और टीटीपी का कहर लगातार जारी है और ये सब पाकिस्तान के आतंकी फितरत का नतीजा है। लेकिन तमाम ठोकरों के बाद भी मुनीर एंड ब्रिगेड सुधरने का नाम नहीं ले रही। अपनी दहशतगर्दी की वजह से मुनीर के आतंकियों ने बहावलपुर के जिस मरकज को ऑपरेशन सिंदूर में खो दिया था, मुनीर उसे फिर से तैयार करवा रहा है, और वो भी गरीब और भूखी आवाम के पैसों से। और पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ आवाज उठाने वाला अब कोई नहीं। पहलगाम में पाकिस्तान की आतंकी साजिश के बाद हिंदुस्तान ने बदले का जो ट्रेलर दिखाया था, उसने पाकिस्तान के हुक्मरानों और पाकिस्तान के शैतानों को उनकी हैसियत बताई। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद भी पाकिस्तान और उसके जाहिल जनरल की अक्ल ठिकाने नहीं आई। पाकिस्तान की आस्तीन में छिपा आसिम मुनीर एक बार फिर आतंकी अड्डों को खड़ा करने के लिए कंगाल अवाम का पैसा मरकजों को बांट रहा है। खबर है कि जैश के मरकज को मुनीर ने 25 करोड़ रुपए की फंडिंग पूरी कर दी है। मुनीर ने अक्टूबर 2025 से ही फंडिंग की किस्तें देनी शुरू कर दी थी। पिछले साल दिसंबर तक आतंक के इस मरकज को 14 करोड़ रुपए मिले थे। यानी जिस मुल्क की आवाम रोटी बोटी के लिए मारी मारी फिर रही है, उस मुल्क का जनरल आतंकियों की छत को मजबूत करने में पाकिस्तानियों का ही पैसा लुटा रहा है। सुभान अल्लाह मरकज की ये दो तस्वीरें मुनीर की साजिश की कहानी बताने के लिए काफी है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय मिसाइलों की मार के बाद जो 3 गुंबद तबाह हुए थे, उन्हें काफी हद तक दोबारा बना लिया गया है। मरकज के मुख्य हॉल के साथ साथ जो नींव पूरी तरह उधड़ चुकी थी, उसे भी मुनीर के पैसों से भर दिया गया है और दीवारों से भी तबाही के निशानों को मिटाया जा रहा है। बहावलपुर के साथ साथ मुनीर ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए दूसरे ठिकानों को भी दुरुस्त करवा रहा है, लेकिन मुनीर का असल फोकस बहावलपुर ही है। ऑपरेशन सिंदूर की वो काली यादें पाकिस्तान को अभी तक याद आती हैं। इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं कि बहावलपुर में एक बार फिर से ये जो हेडक्वार्टर है वो बनकर तैयार हो चुका है, गुंबद नए बन चुके हैं और मिसाइल से जो पूरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हुआ थी ये पूरा हेडक्वार्टर, वो एक बार फिर से बनकर तैयार हो चुका है। इस साल की शुरुआत में भी मुनीर बहावलपुर पहुंचा था, आतंकी मरकज का दौरा किया, ड्रोन सेंटर पहुंचकर तस्वीरें दुनिया को दिखाई, पाकिस्तानी सेना की ड्रिल को देखा भी और आवाम को दिखाकर अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश भी की। लेकिन इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर मुनीर को बहावलपुर से इतनी मोहब्बत क्यों है। दरअसल बहावलपुर में पाकिस्तानी सेना का कोर मुख्यालय है। जैश ए मोहम्मद का बेस होने के कारण इसका महत्व काफी ज्यादा है। 2015 से चालू जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय 15 एकड़ में फैला है। ये जैश के लिए भर्ती, फंडिंग जुटाने और ब्रेन वॉश करने का भी केंद्र है। यहाँ जैश के आतंकियों को प्राइमरी ट्रेनिंग दी जाती है। 2019 में पुलवामा हमले में शामिल आतंकवादियों को यही ट्रेनिंग दी गई थी और ये आतंकी कैंप पाकिस्तानी सेना के 31 कोर कमांड मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर है। पाकिस्तान के बहावलपुर को आतंकवाद के एपिसेंटर के तौर पर देखा जाता है। जब भारत के हमले में बहावलपुर में जबरदस्त तबाही हुई, तब भी पाक फौज के अधिकारी यहां आतंकियों का फातिहा पढ़ने के लिए पहुंचे थे और बॉर्डर पर हिंदुस्तान के शौर्य से डरे फौजियों को बूस्टर डोज देने मुनीर भी बहावलपुर पहुंचा था। और आज भी मुनीर के लिए आवाम से ज्यादा आतंकियों की हिफाजत जरूरी है, चाहे इसके लिए गरीब आवाम का पैसा मरकजों में ही क्यों न बांटना पड़े। और पाकिस्तान के बाद अब बात ईरान की, जहां घायल खलीफा फिर से एक्टिव हो चुका है। ये कुछ अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के हवाले से
दावा किया जा रहा है कि मुस्तफा खामनेई पल पल की अपडेट ले रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं और धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं, लेकिन कहां छिपे हैं किसी को नहीं पता। मुस्तफा खामनेई का फिर से एक्टिव होना यह बताता है कि मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है। घायल खलीफा घातक वार करेगा, ये रिपोर्ट देखिए। घायल मुस्तफा खामनेई पहले से ज्यादा खूंखार हो चुके हैं। अमेरिका और इजराइल को मिटाने के लिए पर्दे के पीछे ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। पिता की हत्या, कमांडर्स की मौत और ईरान पर बारूदी हमले का बदला नया खलीफा किसी भी हालत में लेकर रहेगा, ये खामनेई ने प्रण लिया हुआ है। मुस्तफा खामनेई कैमरों के सामने नहीं है, लेकिन सीक्रेट ठिकाने से उनकी रणनीति दुश्मन को कड़ा संदेश है। नई खबर यह है कि मुस्तफा खामनेई पर्दे के पीछे एक्टिव हो चुके हैं। सेना और सरकार के अफसरों को निर्देश दे रहे हैं। ट्रंप प्रशासन से वार्ता पर सख्त स्टैंड लिए हुए हैं। ट्रंप को ललकार रहे हैं, नेतन्याहू को चुनौती दे रहे हैं। 28 फरवरी को पिता की मौत के बाद से मुस्तफा दिखाई नहीं दी। उन्हें नया खलीफा बनाया गया, लेकिन फिर भी सार्वजनिक तौर पर दिखाई नहीं दी। लेकिन खून के बदले के हुंकार भरते रहे, अमेरिका और इजराइल को चेतावनी देते रहे। बीच में उनके घायल होने की खबर आई, बताया गया कि वो बहुत जख्मी हैं और किसी सीक्रेट जगह पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि वो फिर से एक्टिव हो चुके हैं।